हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने असंग चरण के बारे में बात की थी। आज हम असंग चरण के महत्व के बारे में देखते हैं तथा हमारे अगले दो टॉपिक होंगे अपबीजाणुता और सूक्ष्म प्रवर्धन, जो हमारे लास्ट क्लास में रह गए थे। देखिए, असंग चरण के बारे में हमने बात की थी कि जनन का या लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, अनुपस्थित होती है। हमने बात की थी असंग चरण में सामान्यतः अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और साथ ही साथ इसमें निषेचन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, अर्थात इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होगा, इसमें युग्मक संलयन नहीं होता है। देखिए क्या महत्व है इसका। जब हम असंग चरण के महत्व की बात करते हैं तो हमने अभी देखा कि इसमें निषेचन अनुपस्थित होता है। निषेचन में क्या होगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होता है, जिससे किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और यह युग्मनज कैसी संरचना बनती है, द्विगुणित संरचना, अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक। अब इस तरीके से जो युग्मनज जो निर्मित होता है, इस युग्मनज में नर के और मादा के दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं, किंतु असंग चरण की प्रक्रिया में आपके पास जो है नर युग्मक के लक्षण नहीं होंगे, यानी कि इसमें जो संतति बनेगी उस संतति में केवल किसके लक्षण होंगे, मात्र पादप के लक्षण होंगे, मैटरनल प्लांट के कैरेक्टर्स होंगे केवल और केवल। यानी कि ये जो पादप बनेंगे वो क्या बनेंगे, आपके मात्र पादप के क्लोन या प्रतिरूप होते हैं। समस्त लक्षण किसमें होंगे इसके पास, इस तरीके से जो प्लांट निर्मित होंगे समस्त लक्षण किसके हो गए, इनके पास मात्र पादप के लक्षण इनके पास पाए जाएंगे। तो इस तरीके से जो नए पादप निर्मित होंगे वो मात्र पादप के प्रतिरूप होंगे। पहला आपका जो महत्व है वो क्या हो गया कि हम असंग चरण के द्वारा क्लोन या प्रतिरूप पादपों का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा, जब बनने वाले पादप मात्र पादप के प्रतिरूप हैं तो हम मात्र पादप के उत्तम लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करा सकते हैं। देखिए, अगर हम जो नया पादप निर्मित करते हैं उस नए पादप में नर युग्मक के लक्षण होते, तो हो सकता है उसके पास कोई विशेष लक्षण मात्र पादप या पिता वाले पादप में से किसी का भी हो सकता है। किंतु यदि आप पिता वाले युग्मक को या नर युग्मक को काम में ही नहीं लेंगे, निषेचन की प्रक्रिया नहीं करवाएंगे, तो मात्र पादप के जितने भी लक्षण हैं उसे क्या करेंगे, आप अगली पीढ़ी में बना सकते हैं। तो मात्र पादप के जो लाभदायक लक्षण है उन्हें क्या कर सकते हैं, हम लाभदायक लक्षणों को लंबी पीढ़ी तक संरक्षित कर सकते हैं। असंग चरण के द्वारा क्या कर दिया, सेकंड गुण क्या हो गया इसका महत्व कि लाभदायक लक्षणों को लंबी समय तक हम इसे संरक्षित कर सकते हैं। तीसरा, देखिए हमने बात की थी कि जो असंग चरण होगा इसमें अर्धसूत्र विभाजन नहीं होगा। तो अर्धसूत्र विभाजन नहीं हो रहा है तो इससे भी क्या मतलब निकला आपके पास कि अर्धसूत्र विभाजन नहीं होने से जो द्विगुणित पादप निकलेंगे, ये द्विगुणित पादप रोग युक्त पादप होंगे। कैसे पादप होंगे ये, रोग मुक्त पादप। कैसे पादप होंगे, रोग मुक्त यानी कि डिजीज फ्री पादप होंगे। और इनके पास क्या होगा, आपके उन्नत किस्म के बीजों का निर्माण होगा और विशेष लक्षणों के ह्रास को क्या करेगा, ये रोकेगा। तो हमने टॉपिक देखा असंग चरण का महत्व। क्या महत्व है इसका कि जो नए पादप प्राप्त होंगे वो बिल्कुल मात्र पादप के समान होंगे, मात्र पादप के क्लोन या प्रतिरूप होंगे। और इसकी सहायता से क्या कर सकते हो, आप उत्तम लक्षणों को या मात्र पीढ़ी के लाभदायक लक्षणों को लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। इस तरीके से जो पादप प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, आपके रोग मुक्त पादप प्राप्त होते हैं। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, अपबीजाणुता नहीं, अनिषेक बीजता। जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या होगा हमारा, अनिषेक बीजता।
तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अनिषेक बीजता। इंग्लिश में से कहते हैं एगेमोस्पोरी। देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है। इस प्रक्रिया में देखो नाम से स्पष्ट है। ए का मतलब क्या हो गया? अनुपस्थित। निषेक का मतलब निषेचन, और बीज का मतलब बीज का निर्माण। इस तरह के पादपों में निषेचन की अनुपस्थिति में भी बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? बीज का। देखिए हम पढ़ चुके थे सामान्यतः जो बीज का निर्माण है वो क्या होगा? निषेचन के बाद। सामान्य परिस्थितियों में निषेचन के बाद सामान्यतः है जो बीज का निर्माण है वो क्या होगा? बीज का निर्माण निषेचन के बाद होता है। हम बात कर चुके थे कि निषेचन के बाद बीजांड बीज में तथा अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? फल में। लेकिन विशेष परिस्थितियों में यदि निषेचन अनुपस्थित है तो भी बीज का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? अनिषेक बीजता कह दिया जाता है। तो यह जो बीज का निर्माण होगा वो क्या होगा आपका? निषेचन की अनुपस्थिति में, जिसे हम कह सकते हैं लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण। अब देखिए यह जो बनने वाला बीज है, यह बीज बीजांडकाय की कोशिका से कैसी होती है? बीजांडकाय की कोशिका द्विगुणित या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से हो सकता है। जो यह बीज निर्मित होगा, यह बीज सामान्यतः बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका से या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से हो जाएगा। और ये जो बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाएं हैं, ये क्या करती है? निषेचन की अनुपस्थिति में ही, यानी कि निषेचन नहीं होगा तो भी क्या करेंगी ये कोशिकाएं? कंटिन्यू लगातार समसूत्री विभाजन करती रहेंगी, और समसूत्री विभाजन करके क्या करेगी? कोशिकाओं का एक समूह बना लेंगी। क्या कर दिया? बीजांडकाय ने या अध्यावरण ने निषेचन की अनुपस्थिति में लगातार समसूत्री विभाजन किए, और समसूत्री विभाजन करके कोशिकाओं का एक समूह बना लिया। अब यह कोशिका का एक समूह क्या करेगा? आपका भ्रूण के समान व्यवहार करेगा और आगे जाकर के संपूर्ण पादप का निर्माण कर देगा। ये जो भ्रूण बनेगा आगे जाकर किसका निर्माण कर देगा? आपके बीज का निर्माण कर देगा। तो इसे क्या कह दिया हमने? अनिषेक बीजता। यह जो अनिषेक बीजता है, एक तरीके से हम अपस्थानिक भ्रूणता भी कह सकते हैं। हमने असंग जनन में अपस्थानिक भ्रूणता के बारे में बात की थी कि अपस्थानिक भ्रूणता में भी क्या होता है कि बीजांडकाय की कोई कोशिका या अध्यावरण की कोई कोशिका बिना निषेचन के क्या करती है? आपके नए पादप का निर्माण कर देती है। क्लियर हुआ? हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन। सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन। देखिए क्या होता है सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन। जो सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन है, इस क्रियाविधि में हम किसका यूज करते हैं? विज्ञान की एक शाखा है जिसे हम कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी, और इसमें हमारे पास है पादप ऊतक संवर्धन। पादप ऊतक संवर्धन। इस प्रक्रिया में हम पादप ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। देखिए कैसे होता है सूक्ष्म प्रवर्धन में काम। सूक्ष्म प्रवर्धन में क्या होता है, हम किसी भी पादप का, चाहे वो जो पादप है वो पादप आपके लिए वानस्पतिक महत्व का है, वो पादप के औषधीय महत्व है, या आप उसका इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहते हैं, तो ऐसे किसी महत्वपूर्ण पादप का क्या करते हैं? प्रवर्धन किया जाता है। पादपों का जो प्रवर्धन है वो कौन से स्तर पर किया जाएगा? व्यवसायिक इंडस्ट्रियल स्तर पर। व्यवसायिक स्तर पर पादपों का प्रवर्धन इसमें किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इस विधि में क्या करेंगे, हम पादप के किसी भाग से पादप ऊतक संवर्धन में क्या करते हैं? देखिए पादप ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में पादप की किसी कोशिका
ऊतक, पादप के किसी भाग, जड़, तना, पत्ती का कोई टुकड़ा, कोई मतलब कोई छोटा भाग, या जीव द्रव्यक, इनमें से किसी का क्या करते हैं हम संवर्धन करते हैं, यानी कि इनकी नंबर कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाते हैं। किसमें? संवर्धन माध्यम में। संवर्धन माध्यम में क्या करेंगे? इसे प्रवर्धित करते हैं। पादप ऊतक संवर्धन की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे? इस तकनीक में पादप की किसी कोशिका, ऊतक, अंग या पादप के किसी भाग को निकाल करके संवर्धन माध्यम में क्या करते हैं? संवर्धित करते हैं, प्रवर्धित करते हैं। इनकी संख्या को हम बढ़ाते हैं। यदि हम संवर्धन माध्यम की बात करते हैं तो संवर्धन माध्यम क्या होता है कि हम खुद प्रयोगशाला में तैयार करते हैं। तो क्या हो जाएगा? अगर हम तैयार कर रहे हैं तो कौन कौन से केमिकल्स हम काम में ले रहे हैं हमें पता होगा। तो ज्ञात रासायनिक पदार्थों का पोषक माध्यम है, जिसमें हम क्या करेंगे? पादप ऊतक संवर्धन करेंगे। तो सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया हम बायोटेक्नोलॉजी में पादप ऊतक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है पादप ऊतक संवर्धन। पादप ऊतक संवर्धन में पादप के किसी भी भाग को या किसी पादप को व्यावसायिक स्तर पर हम क्या करेंगे? प्रवर्धित या व्यावसायिक स्तर पर इसकी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। ऐसे पादप व्यावसायिक महत्व के पादप हो सकते हैं, या कोई औषधीय पादप हो सकता है, या कोई सजावटी पादप हो सकता है जिसे हम सजाने में काम में ले रहे हैं। तो ऐसे पादपों को व्यावसायिक स्तर पर इनका उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? पादप की किसी भी कोशिका से, ऊतक से, या पादप के किसी भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से पादप किसी भी भाग को प्रवर्धित किया जा सकता है। इस भाग में पादप किसी भी कोशिका की सहायता से एक पूर्ण पादप का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के लिए हम संवर्धन माध्यम का उपयोग करते हैं। यह संवर्धन माध्यम क्या होता है? ज्ञात रासायनिक पदार्थों का पोषक माध्यम होता है। यह संपूर्ण क्रियाविधि कहाँ करेंगे? हम प्रयोगशाला में करते हैं संपूर्ण क्रियाविधि को। तो जब हम प्रयोगशाला में करते हैं तो जो बाह्य माध्यम है, वो बाह्य माध्यम कैसा होगा हमारा? नियंत्रित परिस्थितियों में। नियंत्रित परिस्थितियों में हम क्या करते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन की क्रियाविधि को संभव करते हैं। इसमें हम कैलस के बारे में और कर्तोतक के बारे में बात करेंगे। कर्तोतक पादप का वह भाग होता है जिसे हम काम में लेते हैं, जैसे जड़ का, तने का, पत्ती का, कलिका का, या किसी कोशिका या ऊतक को हमने जो काम में लिया उसे हम क्या बोल देंगे? कर्तोतक। और जब इस कर्तोतक को हम संवर्धन माध्यम में रखते हैं तो यह कोशिकाओं का एक समूह निर्मित कर लेता है। इस कोशिकाओं के समूह को हमने क्या कह दिया? कैलस कह दिया जाता है। क्लियर हुआ? अब इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हमने क्या कह दिया? सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन से हमें क्या फायदा देखते हैं? तो देखिए, हम बात करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया का क्या महत्व है। इस सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा हम औषधीय पादपों का, जो औषधीय पादप है, इनका क्या कर सकते हैं? व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कम समय में और अधिक संख्या में हम पादपों का निर्माण कर सकते हैं। तो पहली बात तो औषधीय पादपों का, सजावटी पादपों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा, इस प्रक्रिया में हमें कम समय में ही अधिक संख्या में पादपों का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को जिन पादपों के लिए काम में लिया जाता है वो उत्तम क्वालिटी के पादप होता है, जिन्हें हम कहते हैं नोबल पादप। क्या कहा जाता है इन्हें? नोबल पादप। तो इस प्रक्रिया के द्वारा नोबल पादपों का, उत्कृष्ट पादपों का प्रवर्धन किया जाता है। और ये जो पादप प्राप्त होंगे, ये पादप कैसे प्राप्त होते हैं? आपको रोग मुक्त। इन पादपों में कोई बीमारी नहीं होती, रोग मुक्त पादप होते हैं। और कैसे होते हैं ये? आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, यानी कि कॉस्टली पादप, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण। तो जो हमने सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया करी, इस सूक्ष्म प्रवर्धन की प्रक्रिया में हमें औषधीय पादपों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कर सकते हैं, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन कर सकते हैं, हमें रोग मुक्त पादप प्राप्त होते हैं, कम समय में अधिक संख्या में पादप प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ कैसे पादप प्राप्त होते हैं? हमें नोबल पादप प्राप्त होते हैं। यदि हम इसके लिए बात करें तो विभिन्न प्रकार के सजावटी पादप जैसे आर्किड, गुलमोहर,
गुलदाउदी, इनका क्या कर सकते हैं, व्यवसायिक स्तर पर उत्पादन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।